चलिए अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। और ये पूरा मोमेंटो जो है, चलो आ जाओ, आ जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि अपने आशीर्वाद वचन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 400 प्रकाश वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस पवित्र समारोह में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रदेश सरकार के मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख जी, यहां पर विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री मनिंदर सिंह सिरसा जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, विधायक श्री नीरज वोरा जी, पंजाबी अकादमी के उपाध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह छावड़ा जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा आलमबाग सरदार निर्मल सिंह जी, सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार प्रविंदर सिंह जी, सिंधी समाज के श्री नानक चंद लखमानी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की नेत्री श्रीमती अपर्णा यादव जी, उपस्थित सभी सम्मानित यहां पर उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। जब हम सिख गुरुओं की बात करते हैं तो हम सबको इस बारे में बहुत स्पष्ट होना होगा कि वास्तविक भारत के इतिहास की हम बात कर रहे हैं। भारत का मध्यकालीन इतिहास सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान के बगैर तो अधूरा है। उस कालखंड में देश और धर्म की रक्षा कैसे की जानी चाहिए थी, यह सीख अगर हमें कहीं से प्राप्त हुई तो विपरीत परिस्थितियों में सिख गुरुओं ने अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपनी भक्ति और शक्ति की ताकत से पूरे हिंदुस्तान के अंदर वह ओज और वह तेज भरने का कार्य किया था। और इसीलिए मुख्यमंत्री आवास सामान्यतः शासकीय कार्यों को संपादित करने या राजकीय अतिथियों के साथ संवाद का एक माध्यम होता है, लेकिन जब किसी एक आयोजन को करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ तो मेरा सौभाग्य था कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव के कीर्तन के कार्यक्रम को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित करने का सौभाग्य पहले मुझे प्राप्त हुआ था। और उसके बाद ये कार्यक्रमों की श्रृंखला आगे बढ़ती गई। 2020 में भी और 21 में भी साहबजादा दिवस के कार्यक्रम को हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पर ही संपन्न किया। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने 27 दिसंबर की तिथि को पूरे देश के अंदर
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन चार वीर सपूतों की स्मृति को बनाए रखने के लिए आज की युवा पीढ़ी को देश और धर्म के प्रति अपने क्या योगदान हमारा होना चाहिए, इनके लिए और आज की माताओं के लिए भी जो त्याग और बलिदान माता गुजरी ने उस कालखंड में दिया था, उसका एक नई प्रेरणा प्रदान करने के लिए 27 दिसंबर की तिथि सातजादा दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए पूरे देश का आह्वान किया और उसकी घोषणा की है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भाइयों बहनों, और ये सच्ची तस्वीर है भारत की जो हम लोगों ने 21 अप्रैल को दिल्ली के लाल किले पर देखी है। कितनी पीढ़ियां बीत गई हैं, कितने लोग उस दिन को देखने के लिए व्यतीत हुए, काल कलवित हो गए और समय चले गए। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने आखिर अपना बलिदान किस बात के लिए दिया? अगर वे सामान्य होते, वे भी अपनी गति की रक्षा कर लेते, उनको कुछ कर भी नहीं सकता था। सुरक्षित रहते, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहते, और वे सुरक्षित रहते तो आगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार पुत्रों को अपनी शहादत नहीं देनी पड़ती। माता गुजरी को उस समय जब पूरा परिवार संकट में है तब अपने आप को बलिदान नहीं करना पड़ता, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी महाराज का बलिदान किसके लिए था? कश्मीर के हिंदुओं के लिए, कश्मीर के पंडितों की सुरक्षा के लिए। अब याद करिए कि उस कालखंड में भी उनके मन में गुरु परंपरा के प्रति कितना विश्वास था। जब उन पर अत्याचार हो रहा था कश्मीर के अंदर, तो कहीं और नहीं गए, वह गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास आए अपनी याचना लेकर के कि हम पर यह अत्याचार हो रहा है, हमारा ये शोषण हो रहा है, हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा था कि लगता है कि कोई बड़ा बलिदान देना पड़ेगा, और बलिदान देने के लिए प्रेरणा कौन दे रहा है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। क्या उम्र थी उस समय, लेकिन उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा कौन हो सकता है। और फिर जो कुछ हुआ है किसी से छुपा हुआ नहीं है, और यही सच्चा इतिहास है जो आज दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। जो प्रेरणा 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति नमन करते हुए जो भाव व्यक्त किए हैं, वह सचमुच पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है कि इतिहास कुछ कालखंड के लिए झुटलाया जा सकता है, लेकिन अपनी सच्चाई उस सामने रखता ही है। और यही भारत का सच्चा इतिहास है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, उनके त्याग के प्रति, उनके बलिदान के प्रति पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया नतमस्तक हुई। 21 अप्रैल की स्थिति को जब दिल्ली में लाल किले में गुरु तेग बहादुर जी महाराज की पूरी जीवन गाथा को पूरे देश और पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, सुना। भाइयों बहनों, हम सबको इतिहास के अतीत की उन त्रासदीपूर्ण घटनाओं से प्रेरणा लेनी होगी, और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि अगर उस समय इस प्रकार की यातना नहीं होती, अत्याचार नहीं होते, शोषण नहीं होते, तो गुरु नानक देव जी महाराज ने तो भक्ति के माध्यम से अपनी पूरी विरासत को आगे बढ़ाया था। भक्ति के माध्यम से किस प्रकार की सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की थी, कौन नहीं जानता है। जब वो काबा में गए थे, अपने एक संत के रूप में, किस रूप में उनका व्यवहार था, अपना आराम कर रहे थे। एक फकीर कहता है, वहां का एक मौलवी कहता है कि भाई आप पैर काबा की तरफ क्यों किए? उन्होंने कहा भैया मुझे बता दो जहां ईश्वर का वास न हो उधर मेरा पैर कर दो। तो कौन नहीं इस बारे में जानता है, सिद्धि की किस पराकाष्ठा में पहुंचे हुए थे। ये परंपरा हमारी थी, और उस परंपरा को भक्ति के माध्यम से ही आगे बढ़ाने का कार्य हमारे सिख गुरु कर रहे थे। लेकिन जब देश और धर्म दोनों संकट में आया, तो भक्ति को
शक्ति पुंज के रूप में कैसे आगे बढ़ना है, या आगे सिख गुरुओं का बलिदान, उस एक नई कथा को भी हम सबके सामने, वह गाथा पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत का मध्यकालीन इतिहास सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान के बगैर, उस गाथा के बगैर अधूरा है। और इसलिए प्रत्येक भारतीय का दायित्व बनता है कि वह आज अगर सुरक्षित है तो अपने सिख गुरुओं के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव को जरूर बनाए। जहां कहीं भी कोई हमारे बीच में फूट डालने का प्रयास करता है, हमें उसे तत्काल नकारना चाहिए। हमारे सामने गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक और 4 साहबजादों से लेकर के अभी आपने देखा होगा काशी में काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम का आया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में उसे स्वर्ण मंडित करने का काम किसने किया? महाराजा रणजीत सिंह जी ने। हमें नहीं भूलना चाहिए इन सब चीजों को। 2.5 मन सोना उन्होंने उस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में उपलब्ध कराए थे स्वर्ण मंडित करने के लिए। और केवल गोल्डन टेम्पल को ही नहीं, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को ही नहीं, वही आस्था का भाव काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति भी था। यह है हमारी सिख गुरुओं की परंपरा। अयोध्या में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के अभियान की जब बात आती है, कौन नहीं जानता है सिख गुरुओं ने उस कालखंड में भी आवाज की। और लखनऊ पे जिससे आज का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां पर तो 2 महीने तक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना बचपन व्यतीत किया था और गुरु तेग बहादुर जी महाराज की कृपा भी यहां पर याह्यागंज गुरुद्वारे में सभी लोगों को प्राप्त हुई। एक ऐतिहासिक परंपरा हमारे साथ है और मैंने इसीलिए कहा है कि कैसे यहां पर एक भव्य स्वरूप देना है, इसकी एक कार्य योजना बनाइए, हम लोग इसमें सहयोग करेंगे, मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, एक नया इतिहास बनेगा। हम आने वाली पीढ़ी को कुछ दे पाएंगे। उस कालखंड में जब आवागमन के साधन नहीं थे, तब गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज याह्यागंज गुरुद्वारे में उस कालखंड में रुके थे, रहे थे। उस समय की विरासत आज भी हमारे पास है। इसको न केवल अक्षुण्ण रखना बल्कि इसको उसी के रूप भव्य स्वरूप देना, उस प्रकार का एक भव्य रूप हम उसको दे सकते हैं और मिलकर के इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं तो इस बारे में कहता हूं, हम लोगों ने 4 साहबजादों के कार्यक्रम को, गुरु परंपरा के कार्यक्रम को पाठ्यक्रम का तो हिस्सा बनाया ही है। हमने पंजाबी एकेडमी को भी कहा है कि हमें इस पर तमाम प्रकार की प्रतियोगिताओं को स्कूल में आयोजित करने चाहिए, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए, पाठ्यक्रम का इसको हिस्सा बनाना चाहिए। लोग जान सकें सिख गुरुओं की, सिख योद्धाओं के त्याग और बलिदान को, आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को लोग जान सकेंगे। इन सभी परंपराओं को तो जो लोग गुमराह पैदा करने का प्रयास करते हैं वे अपने आप बेनकाब साबित होंगे, अपने आप ही वे परास्त होंगे। हम सबको मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। और इसीलिए जब भी मुझे अवसर मिलता है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो सबसे पहला मुझे किसी एक धर्मस्थल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो याह्यागंज बैसाखी के अवसर पर मुझे याह्यागंज गुरुद्वारे में ही बैसाखी के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और इस बार भी बैसाखी के अवसर पर बड़े बड़े कार्यक्रम रखे गए थे, लेकिन मैंने अपने कार्यालय से पूछा, मैंने कहा क्या कार्यक्रम है? तो उन्होंने कहा फलाने फलाने फलाने